हमारे चैनल कहानी एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। द बिलियनेयर्स फैमिली सिस्टम एक काल्पनिक कहानी है जो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। कहानी में दिखाए गए सभी किरदार, घटनाएं और परिवार लेखक की कल्पना की उपज हैं। अगर किसी पात्र में आपको अपने रईस चाचा, रहस्यमयी बुआ या पड़ोसी की तरह का कोई इंसान नजर आए तो यकीन मानिए वो महज एक संयोग होगा या शायद किस्मत। इस कहानी में पैसा है, पावर है और बहुत सारा पारिवारिक ड्रामा भी। इसलिए कृपया इसे चाय, कॉफ़ी या पॉपकॉर्न के साथ एंजॉय करें। और हाँ, दिल पर न लें, क्योंकि अरबपतियों का दिल भी कभी कभी टूटता है। और एक बात, मेरे चैनल की कॉपी मत करना क्योंकि चैनल मेरी जान है। मराठी में उसे कहते हैं कि कॉपी करायची नाही, खोटे बोलायचे नाही। अध्याय एक, आखिरी भोजन। भट्ट निवास। जब नौकरानी ने आखिरी व्यंजन मेज पर रखा, विक्रम भट्ट ने आखिरकार चॉपस्टिक्स उठाए और एक चिकन विंग आरती शर्मा के कटोरे में डाला। यह शायद हमारे पिता पुत्री का इस जीवन में आखिरी भोजन हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे असली माता पिता तुम्हें इतनी जल्दी वापस ले जाएंगे। उनका लहजा अनिच्छा से भरा था और वे 3 महीने पहले की गंभीर बीमारी की घटना को याद करने से खुद को रोक न सके। उस समय उन्हें तत्काल रक्त की आवश्यकता थी। जब आरती ने रक्तदान किया तो अचानक पता चला कि दोनों पिता पुत्री नहीं थे। इसने भट्ट परिवार को स्तब्ध कर दिया। बीमारी से उबरने के बाद विक्रम ने कई उतार चढ़ाव के बाद अपनी असली बेटी मायरा भट्ट को ढूंढ लिया। अगर असली बेटी मिल जाए तो भट्ट परिवार स्वाभाविक रूप से उसे बहुत प्यार करेगा। और आरती, यह असंबंधित बच्ची। भट्ट परिवार ने उसे परिवार खोजने वाली वेबसाइट पर डाल दिया। कल किसी ने फोन किया, ये कहते हुए कि वह आरती की असली माँ है और आज उसे वापस लेने आ रही है। ये सारे तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन हैं। विक्रम ने अपने विचारों को वापस लिया और आरती के लिए मिश्रित व्यंजन परोसे। लो और खाओ। शायद वहां पहुंचने पर कल के फोन कॉल में विक्रम को पता चला कि आरती के असली माता पिता बेरोजगार हैं और उनका मूल स्थान तपकेश्वर गांव में है। वह गांव देश का सबसे पिछड़ा और गरीब स्थान है। इस मेज पर मौजूद स्वादिष्ट व्यंजनों की बात तो छोड़ो, मुझे लगता है कि वहां पहुंचने पर शायद पर्याप्त सफेद चावल भी नहीं मिलेगा। मेज पर बैठी आरती की आंखें पानी की तरह साफ थीं और वह विक्रम के दिल की बात को समझ गई। उनकी स्पष्ट आंखों में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन उन्होंने शांति से अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। मैं तृप्त हो गई। वह उठकर चली गई। उसकी पीठ दृढ़ और बेपरवाह थी, जैसे कि इस परिवार के लिए कोई लगाव नहीं था। शालिनी भट्ट तुरंत नाराज हो गईं। ये बेकार लड़की तुम्हारी इस्तेमाल की चॉपस्टिक से घृणा करती है। इन वर्षों में तुमने उसे इतना नखरे वाला बना दिया है। वह पहाड़ों और समुद्र के स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाती और वहां पहुंचने पर उसे स्वाभाविक रूप से कष्ट होगा। मम्मी, शांत हो जाओ। मेरी दीदी निश्चित रूप से गांव में वापस नहीं जाना चाहती और अभी चिड़ी हुई हैं। बोलने वाली मायरा भट्ट थी, जो 1 महीने पहले भट्ट परिवार में वापस आई थी। कल उसने अपने माता पिता की बातें चुपके से सुनी और जान लिया कि आरती का मूल परिवार बहुत गरीब है। न केवल उसके माता पिता बेरोजगार हैं, बल्कि 5 बड़े भाई भी हैं जिनकी शादी नहीं हुई और एक गंभीर रूप से बीमार दादी भी। परिवार का बोझ कल्पना योग्य है। मायरा की श्रेष्ठता की भावना अपने आप उभर आई। वह उठकर बोली, मैं उसे विदा करने जाती हूँ। मेज पर विक्रम ने शालिनी को तिरस्कार भरी नजर से देखा। बहरहाल आरती एक बार हमारी बच्ची थी। हाँ, शालिनी ने ठंडा सा तंज कसा। जब मैं सोचती हूँ कि इन वर्षों में हमने इस बेकार लड़की को खजाने की तरह माना और मायरा को बाहर कष्ट सहने दिया, मेरा दिल चाकू से कटता है। आरती लिविंग रूम में पहुंची, सोफे पर रखा बैकपैक उठाया और घर छोड़ने की तैयारी की। मायरा ने तुरंत उसका पीछा किया। दीदी, 1 अक्टूबर को मेरी और गौतम मल्होत्रा की सगाई की दावत है, क्या तुम आओगी? उसकी आंखें उत्साह से भरी थीं, लेकिन उसके लहजे में गर्व और दिखावा छिपा नहीं था। सभी जानते हैं कि भट्ट और मल्होत्रा परिवारों में विवाह का समझौता है। अगर मायरा को विक्रम वापस नहीं लाता तो नेशनल डे पर गौतम से सगाई करने वाली आरती होती। गौतम वाकई बहुत अच्छा लड़का है। वह मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करता है। अगर मुझे मम्मी पापा ने नहीं ढूंढा होता तो उससे सगाई करने वाली तुम होती। दीदी, दीदी, तुम मुझसे इसके लिए नाराज तो नहीं हो ना? आरती ने हल्के से होंठ मुस्कुराए। तुम्हारी वजह से कचरे को जाने की जगह मिल गई। हो क्या? मैं उसे कचरे के रिसाइकलिंग बिन में फेंकने वाली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोई इतनी जल्दी उसे लेने आ जाएगा। तुम मायरा पहले तो गुस्सा करना चाहती थी, लेकिन जब उसने एक निश्चित व्यक्ति को देखा तो वह तुरंत एक छोटे खरगोश की तरह आहत हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं। शालिनी लिविंग रूम में आई। ये दृश्य देखकर गुस्से से बोली, आरती, तुम अपनी बहन से ऐसा कैसे बोल सकती हो? क्या तुम्हारे मुंह में जहर है? मेरा मुंह बहुत अच्छा है। आरती ने हल्के से होंठ मुस्कुराए। ये तुम हो जिन्हें नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। इस छोटी सफ़ेद कमल के साथ 1 महीना बिताने के बाद भी उसकी सफ़ेद कमल की विशेषताएं नहीं देखी। तुम्हारी आंखें खराब हैं। शालिनी गुस्से से कांपने लगी। दीदी, मैं तुम्हें मम्मी पापा से मिली मेरी पसंदीदा हार दूंगी। आखिरकार हम बहनें हैं।
इस बार बिछड़ने के बाद पता नहीं कब फिर मिलेंगे। मायरा ने आगे बढ़कर आरती को पकड़ा, लेकिन उसका हाथ जैसे ही आरती के बैकपैक को छुआ, अगले ही पल सभी के लिए आश्चर्यजनक रूप से आरती के बैकपैक से एक माणिक्य हार गिर गया। ये दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। मायरा ने अपना मुंह ढक लिया। ये कैसे? वह माणिक्य हार जो वह अपनी दीदी को देने वाली थी, आरती के बैकपैक से कैसे गिर गया? क्या ये हो सकता है? आरती ने हल्के से होंठ सिकुड़े। क्यों? क्या यह उसे चोरी का आरोप लगाने की कोशिश है? मायरा की हार तुम्हारे पास क्यों है? शालिनी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकी और जल्दी से चिल्लाई, विक्रम आकर देखो, इस बेकार लड़की ने जाने से पहले मायरा की हार लेने की हिम्मत की। मुझे नहीं पता था कि हमने इतने सालों तक एक कृतघ्न भेड़िया पाला। जब विक्रम दौड़कर आए, वे स्पष्ट रूप से चौंक गए। यह क्या हो रहा है? कोई बात नहीं मम्मी पापा, मायरा ने जल्दी से बात को संभाला और सहानुभूतिपूर्वक कहा, मैं यह हार दीदी को देना चाहती थी। मैंने इसे निकाला और दीदी ने इसे खुद ले लिया। यह एक ही बात है। यह एक जैसा कैसे हो सकता है? अगर तुम उसे देती तो उसे देना कहलाता, अगर वह खुद लेती है तो उसे चोरी कहते हैं। शालिनी गुस्से में थी। ठीक है आरती, तुम कुछ नहीं सीखती लेकिन चोर की तरह बन गई। मम्मी, दीदी के बारे में ऐसा मत कहो। मायरा ने जमीन पर पड़ी माणिक्य हार उठाए और दयालुता से आरती को दी। दीदी, मम्मी ने जो कहा उसे दिल पर मत लो। मुझे पता है कि तुम यह हार भविष्य के लिए ले रही थी, है ना? मैंने सुना है कि वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यह हार भविष्य में काम आ सकती है, इसे ले लो। आसपास की कुछ नौकरानियां बोलने से खुद को रोक न सकीं। दूसरी मिस, आप बहुत दयालु हैं। यह हार 1 लाख की कीमत की है। यह विशेष रूप से मैडम ने आपके लिए डिजाइन करवाया था। ये दुनिया में अनोखा है, केवल यही एक है। इस पर आपका नाम भी उकेरा हुआ है। दूसरी मिस को यह हार इतना पसंद है, लेकिन अब वह इसे अनमने मन से बड़ी मिस को दे रही हैं। बड़ी मिस ने अभी इतना खराब रवैया दिखाया और आप उनके प्रति इतनी दयालु हैं। आपका दिल बहुत नेक है। मायरा ने आसपास की प्रशंसा सुनी, अपनी समझदार आंखें उठाईं। मेरी दीदी को इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। आसपास के लोग बार बार उसकी तारीफ करने लगे और दोनों बहनों की तुलना करने से खुद को रोक न सके। जितना तुलना करते उतना ही लगता कि आरती हर तरह से मायरा से कमतर है। एक बेहतर चेहरे को छोड़कर बाकी सब कुछ वाकई मायरा की एक उंगली से भी कम है। शालिनी ने मायरा के हाथ से हार छीना और दुखी होकर बोली, तू मूर्ख बच्ची, वहां एक अथाह गड्ढा है, 10 हार भी डाल दो तो वह नहीं भरेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 2 कचरे में फेंक दो। शालिनी ने घृणा से आरती को देखा। हमने तुम्हें इतने साल पाला और हमने अपनी सारी दया निचोड़ दी। यह हार हमने मायरा को दी थी, तुम इसका सपना भी मत देखो। इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं, तुम जल्दी से जितना दूर हो सके उतना दूर चली जाओ। मम्मी, मायरा ने ये सुनकर चिंतित होकर कहा, दीदी के असली माता पिता के पास नौकरी नहीं है और 5 बड़े भाई हैं जिनकी शादी होनी है और एक गंभीर रूप से बीमार दादी भी है जिसकी देखभाल दीदी को करनी है। यह हार बेचकर भी कुछ पैसे मिल सकते हैं। दीदी को इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। नौकरानियां मायरा की दयालुता से प्रभावित हो गईं। वह वाकई समझदार है, इतनी नेक। मम्मी, चूंकि आपने मुझे ये हार दी थी तो मुझे इसे निपटाने का अधिकार है। मायरा ने शालिनी से हठपूर्वक हार छीना और इसे आरती के सामने खजाने की तरह पेश किया। दीदी, इसे जल्दी ले लो, मैं तुम्हें चोरी के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगी, ये वैसे भी तुम्हें देना था। आरती ने अपनी आंखें उठाईं और अपनी लंबी काली पलकों के नीचे उसकी पानी सी साफ आंखें उसे रुचिपूर्वक देख रही थीं। फिर से चोरी पर जोर दे रही है। ये छोटी सफेद कमल केवल यही तरकीबें जानती है, क्या कोई और उन्नत तरीका नहीं है? दीदी, मैं मम्मी को रोक लूंगी, तुम जाओ। आरती के गुलाबी होंठ हल्के से मुस्कुराए और उन साफ और आकर्षक आंखों ने सब कुछ देख लिया था। मायरा को उसका ये रूप थोड़ा डरावना लगा, उसका लापरवाह और नियंत्रित रवैया जैसे एक उच्च श्रेणी की रानी हो। परेशान होने के साथ साथ उसे थोड़ा अपराध बोध भी हुआ। आरती ने हार लिया और उसके होंठ हल्के से मुस्कुराए। उसे वाकई इतना सस्ता माणिक्य पसंद नहीं है, चाहे वह रंग हो, स्पष्टता हो या कटाई। ये किस छोटे से वर्कशॉप से निकला है जो ऐसी चीज बना सकता है? 1 लाख उसकी नज़र में बेकार। जब सभी ने सोचा कि आरती हार ले लेगी, अगले ही पल आरती ने हार को सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उसके कार्य तेज और साफ थे, बिना आधा सेकंड रुके। सभी स्तब्ध रह गए, यहाँ तक कि शालिनी भी थोड़ी देर के लिए चकित रह गईं और गुस्से में बोली, आरती, तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारी बहन की सबसे कीमती हार है। उसने इसे तुम्हें अच्छे इरादों से दिया और तुमने इसे फेंक दिया। अगर तुमने इसे मुझे दे दिया तो मुझे इसे निपटाने का अधिकार है। आरती ने अपनी बाहें हल्के से उठाईं और हल्के से कहा, इन वर्षों में तुमने मेरे लिए जो कुछ भी खरीदा, मैंने उसमें से कुछ भी नहीं लिया। एक साधारण हार, यह उसकी नज़रों में कैसे आ सकता है? मेरे शरीर पर पहने कपड़े और मेरे बैकपैक में मौजूद चीजें मैंने खुद खरीदी हैं। आरती के शब्दों ने एक नौकरानी को हंसी से रोकने से नहीं रोका। तुमने खुद खरीदा?
तुम्हारा पैसा क्या नानी ने तुम्हें नहीं दिया? मेरा पैसा कहाँ से आया, मुझे तुम्हें बताना चाहिए। तुम्हें बस अपना काम अच्छे से करना चाहिए और एक अच्छी नौकरानी बनना चाहिए। नौकरानी वाकई गुस्सा हो गई और वह उसका कुछ नहीं कर सकी। ठीक है, विक्रम ने आह भरी, शांत रवैया अपनाते हुए, आरती, समय हो गया है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं, श्रीमान भट्ट, कृपया रुकें। ये श्रीमान भट्ट जानबूझकर उसके साथ रेखा खींचता है। शालिनी ने ठंडे स्वर में तंज कसा, ये बेकार लड़की कभी शानगोगो नहीं गई और उसे नहीं पता कि वहाँ की जिंदगी कितनी कठिन है। अब वह जल्दी में रेखा खींच रही है और भविष्य में अपने माता पिता को पहचानने के लिए रोएगी नहीं। मास्टर, क्या आप उसका बैग चेक नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारी चीजें हैं, नौकरानी ने अनिच्छा से विक्रम को याद दिलाया। ठीक है, विक्रम आखिरकार शिशिर नगर का सबसे अमीर आदमी है, अगर यह बच्ची वाकई कुछ ले गई तो वह इसे मेज पर लाकर नहीं कहेगा। वह बैग चेक करने और तलाशी लेने जैसे काम नहीं करेगा जो उसकी स्थिति को कम करते हैं। आरती अपने बैकपैक के साथ गेट से बाहर निकली और वहां एक काली कार खड़ी थी। खास बात यह थी कि इस कार में टक्कर के स्पष्ट निशान थे, न केवल पीछे का कवर उठा हुआ था बल्कि बॉडी में डेंट थी और विंडशील्ड थोड़ा टूटा हुआ था। ड्राइवर शर्मिंदगी की हालत में कार से उतरा, उसके चश्मे एक तरफ झुके हुए थे, स्पष्ट रूप से टूटे हुए। लेकिन जैसे ही उसने आरती को देखा, वह थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसके सामने खड़ी लड़की की बाहें चित्र की तरह थीं, नाक नाजुक थी और उसका आकर्षक रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैडम का जवानी में था। हालांकि ये लड़की उस समय की मैडम से ज्यादा आकर्षक थी और अधिक मनमोहक थी। मुझे खेद है, छठी मिस। ड्राइवर आरती के पास दौड़ा और ईमानदारी से माफी मांगी, मुझे अभी एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी थी और मैं बिना सावधानी के रेलिंग से टकरा गया। मैं आपके कीमती समय को बर्बाद करने से डरता था, इसलिए मैंने घर जाकर कार नहीं बदली, लेकिन मैंने चेक किया है, कार में कोई समस्या नहीं है, बस दिखने में थोड़ा खराब है। ये वाक्य बहुत सारी जानकारी देता है। क्या यह नहीं कहा गया था कि उसका घर एक गरीब गांव में है और उनके पास कार भी है? अगर उसने सही देखा तो ये कार एक रोल्स रॉयस सुप्रीम कस्टम मॉडल है। दुनिया में केवल एक ही कार है और इसकी कीमत सैकड़ों करोड़ है। आरती ने चंचलता से होंठ सिकोड़े, छठी मिस। हाँ, आप छठी हैं और आपके 5 बड़े भाई हैं। ड्राइवर ने ये कहकर जल्दी से जोड़ा, ओह, वैसे मैंने अपना परिचय देना भूल गया। मैं घर का ड्राइवर हूँ। आप मुझे किशोर अंकल कह सकते हैं। क्या उनके पास एक समर्पित ड्राइवर है? ऐसा लगता है कि उसका असली परिवार उतना खराब नहीं है जितना भट्ट परिवार ने कहा था। छठी मिस, आपका सामान कहाँ है? ये देखकर कि वह केवल एक बैग ले जा रही थी, किशोर अंकल को आश्चर्य हुआ, क्या ये घर में है? मैं अंदर जाकर आपके लिए इसे ले आता हूँ। जरूरत नहीं, मेरा सारा सामान यहीं है। आरती के पास ले जाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था और उसकी आवाज आलसी थी। ड्राइवर ने सिर हिलाया, तो आप पहले कार में मेरा इंतजार करें, मैं मैडम द्वारा दिया गया उपहार लूंगा, आपके पालक माता पिता को धन्यवाद दूंगा और तुरंत निकलूंगा। किशोर अंकल ने पीछे के दरवाजे का हैंडल खोला, आरती को कार में बैठने के लिए आमंत्रित करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल कार का दरवाजा हिल गया और नीचे गिर गया। ये सब उस ट्रक की जोरदार टक्कर की वजह से हुआ जिसने दरवाजा तोड़ दिया। ये दृश्य भट्ट परिवार ने देख लिया जो बाहर निकला था। मायरा की आंखें वाकई खुल गईं। ये कैसी टूटी फूटी कार है? दरवाजा कागज का बना है ना? इसे चलाने की हिम्मत कैसे की? ये परिवार कितना गरीब है, यहाँ तक कि ऐसी कार को भी बाहरी दिखावे के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। शालिनी को उम्मीद नहीं थी कि आरती का असली परिवार इतना खराब होगा। ऐसी टूटी कार चलाने की हिम्मत, क्या उन्हें शर्मिंदगी नहीं लगती? नहीं, उसका घर एक गरीब गांव में है तो घर में कार नहीं होनी चाहिए। ये कार शायद इस आदमी ने किसी दोस्त से उधार ली होगी ताकि शान बनाए रखे, है ना? अगर ऐसा है तो यह और भी मजेदार है। जब वे कार लौटाएंगे तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। विक्रम ने सामने खड़े गंदे आदमी को देखा, उसके सूट पर कई स्पष्ट पेट्रोल के दाग थे। क्या यह आदमी कार रिपेयर करने वाला है? उसकी उम्र को देखते हुए वह आरती का भाई नहीं लगता। क्या वह आरती का पिता हो सकता है? वह निश्चित रूप से ऑटो रिपेयर शॉप से किसी और की कार लेकर आया होगा दिखावे के लिए। अगर ऐसा